लड़ाई आखिरकार राजनीतिक ही होनी है, इतिहास हमें यही बताता है। इस देश ने कई बार देखा है कि जिन सवालों को शुरू में गैर राजनीतिक कहा गया, जिन मुद्दों के बारे में कहा गया कि उन्हें राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए, वही मुद्दे अंततः राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल गए। आज सवाल फिर उसी मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है। यह किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है, यह किसी एक नेता का सवाल नहीं है, यह सिर्फ सत्ता और विपक्ष के बीच की लड़ाई भी नहीं। यह सवाल छात्रों का है, यह सवाल युवाओं का है, यह सवाल रोजगार का है, यह सवाल शिक्षा व्यवस्था का है, यह सवाल उस पूरे सिस्टम का है जिसमें पढ़ाई पूरी करने के बाद करोड़ों युवा खुले बाजार में खड़े होकर अपने भविष्य का हिसाब मांग रहे हैं। और शायद यही वजह है कि जब राजनीति के सारे पारंपरिक रास्ते बंद होते दिखाई देते हैं, तब इतिहास एक नया रास्ता खोजता है। भारत ने यह पहले भी देखा है। 1974 का छात्र आंदोलन गुजरात से शुरू हुआ था, उसके बाद बिहार का आंदोलन आया, फिर इमरजेंसी का दौर आया, फिर मंडल और कमंडल की राजनीति आई, फिर अन्ना आंदोलन आया। हर दौर में छात्रों और युवाओं की भूमिका निर्णायक रही, लेकिन आज का दौर उन सभी दौरों से अलग है। क्यों? क्योंकि आज सूचना की दुनिया बदल चुकी। आज इंटरनेट है, आज सोशल मीडिया है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आज सूचना के प्रसार की गति वैसी नहीं है जैसी 20 या 30 साल पहले हुआ करती थी। एक समय था जब कहा जाता था कि बिहार और उत्तर प्रदेश का छात्र राजनीति को ज्यादा समझता है, और क्योंकि उसकी जिंदगी राजनीति के प्रभाव के बीच गुजरती। स्कूल में प्रवेश से लेकर नौकरी तक, राशन कार्ड से लेकर सरकारी योजना तक, पंचायत से लेकर विधानसभा तक, हर जगह राजनीति का प्रभाव दिखाई देता था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी। आज तमिलनाडु का छात्र और उत्तर प्रदेश का छात्र एक ही सूचना तंत्र से जुड़ा हुआ। आज कर्नाटक का युवा और बिहार का युवा एक ही वीडियो देख रहा है। आज राजस्थान, हिमाचल, महाराष्ट्र और बंगाल के छात्र लगभग एक जैसे सवाल पूछ रहे हैं। रोजगार कहाँ है? शिक्षा इतनी महंगी क्यों हो रही है? सरकारी नौकरियां कम क्यों हो रही हैं? पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? पढ़ाई पूरी करने के बाद अवसर क्यों नहीं मिल रहे? यही वह समानता है जो पहली बार पूरे देश के युवाओं को एक साझा मंच पर ला सकती है। और यहीं से राजनीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती, क्योंकि अगर करोड़ों युवाओं के सवाल एक जैसे हो जाएं तो फिर जाति की सीमाएं छोटी पड़ने लगती, धर्म की दीवारें कमजोर पड़ने लगती हैं, क्षेत्रीय पहचाने पीछे छूटने लगती हैं, और फिर सवाल सिर्फ एक रह जाता है, भविष्य का। यहीं पर आज की राजनीति और युवाओं के बीच सबसे बड़ा टकराव दिखाई देता है। एक तरफ राजनीतिक सत्ता है, तो दूसरी तरफ वह युवा है जो पूछ रहा है कि उसकी जिंदगी में सुधार कब आएगा। युवा पूछ रहा है कि डिग्री के बाद नौकरी कहाँ है। युवा पूछ रहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता क्यों खत्म हो रही है। युवा पूछ रहा है कि शिक्षा नीति का अंतिम लक्ष्य क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, युवा अब जवाब सीधे सत्ता से मांग रहा है। जहां एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है, पहले छात्र आंदोलन अक्सर राजनीतिक दलों के प्रभाव में आते थे, लेकिन आज बहुत सारे युवा राजनीतिक दलों से दूरी बनाकर भी राजनीतिक सवाल पूछ रहे हैं।
वे किसी पार्टी का झंडा लेकर नहीं चल रहे हैं, लेकिन वे जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि जब राहुल गांधी कोटा जाते हैं और छात्रों से संवाद करते हैं तो वह यह कहने की कोशिश करते हैं कि यह राजनीति की बैठक नहीं है। वह कहते हैं कि यह युवाओं की समस्या पर बातचीत। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि छात्रों के सवाल फिर भी राजनीति तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि जब कोई छात्र पूछता है कि प्रधानमंत्री ने वर्षों से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, तब सवाल शिक्षा का नहीं रह जाता। वह जवाबदेही का सवाल बन जाता है, वह लोकतंत्र का सवाल बन जाता है, वह शासन की शैली का सवाल बन जाता है। और यही से पूरा विमर्श बदल जाता है। आज का युवा सिर्फ यह नहीं पूछ रहा है कि उसे नौकरी क्यों नहीं मिली, वह यह भी पूछ रहा है कि जिम्मेदार कौन है। वह यह बिंदु है जहां मौजूदा राजनीति असहज दिखाई देती। क्योंकि अगर युवा जिम्मेदारी तय करने लगे तो फिर उसे यह भी देखना होगा कि निर्णय कौन ले रहा है, नीतियां कौन बना रहा है और उन नीतियों के परिणामों की जवाबदेही किसकी। यही कारण है कि जंतर मंतर से लेकर विश्वविद्यालय परिसर तक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर सार्वजनिक सभाओं तक युवा लगातार सत्ता, व्यवस्था और राजनीतिक वर्ग तीनों से सवाल पूछता दिखाई दे रहा। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। असल प्रश्न यह है कि क्या यह असंतोष राजनीतिक परिवर्तन में बदल सकता है? क्या यह ऊर्जा किसी संगठित आंदोलन का रूप ले सकती? क्या यह देश के भीतर एक नए राजनीतिक विमर्श को जन्म दे सकती है, या फिर यह भी समय के साथ बिखर जाएगी? यहीं से आने वाले वर्ष की राजनीति तय होती, क्योंकि अगर छात्र और युवा अपने सवालों को जाति, धर्म और दल पहचान से ऊपर देखने लगे तो भारतीय राजनीति की पूरी संरचना बदल सकती। लेकिन अगर वही युवा फिर उन्हीं पुराने समीकरणों में बट गया तो परिवर्तन की संभावना कमजोर पड़ जाएगी। यही इस समय की सबसे बड़ी परीक्षा है और शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को लेकर विशेष चर्चा हो रही। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब इन राज्यों के छात्र राजनीतिक रूप से सक्रिय होते हैं तो उसका प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचता है। इलाहाबाद, पटना, गुजरात ये सिर्फ शहर नहीं, ये भारतीय राजनीतिक इतिहास के महत्वपूर्ण पड़ाव। और अब सवाल यह है कि क्या नई पीढ़ी इतिहास का नया अध्याय लिखने की स्थिति में है, या फिर वह भी उसी राजनीतिक चक्र का हिस्सा बन जाएगी जिसे बदलने की बात की जा रही है। आने वाला समय इस प्रश्न का उत्तर देगा। लेकिन इतना निश्चित है कि शिक्षा, रोजगार, अवसर, जवाबदेही और शासन के सवाल अब केवल सामाजिक या आर्थिक प्रश्न नहीं रह गए, वे सीधे सीधे राजनीतिक प्रश्न बन चुके। और जब किसी समाज के करोड़ों युवाओं के सामने भविष्य का प्रश्न खड़ा हो जाए तब राजनीतिक चाहत भी उससे दूर नहीं रह सकती। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं, क्योंकि अगर केवल शिक्षा और रोजगार की बात होती तो शायद वह असंतोष एक सामाजिक बहस तक सीमित रहता। लेकिन अब जब बहस व्यवस्था, जवाबदेही और राजनीतिक चरित्र तक पहुंच चुकी है, यहीं से करप्शन का सवाल सामने आता है। इस देश का युवा आज सिर्फ नौकरी की मांग कर रहा है, वह यह भी पूछ रहा है कि आखिर जिन संस्थाओं पर भरोसा करके वह अपना भविष्य बनाना चाहता है, वे संस्थाएं लगातार सवालों के घेरे में क्यों? पेपर लीक होता है, भर्ती प्रक्रिया रुकती है, परीक्षाएं रद्द होती हैं, सालों तक परिणाम नहीं आते और
जब युवा सड़कों पर उतरता है तब उसके सामने प्रशासन, पुलिस और राजनीतिक बयान बाजी खड़ी दिखाई देती है। यहीं से वह निष्कर्ष निकलने लगता है कि समस्या किसी एक विभाग की नहीं है, समस्या पूरे सिस्टम की। यही कारण है कि जंतर मंतर आज केवल एक स्थान नहीं रह गया, वह प्रतीक बन गया है। एक ऐसे मंच का प्रतीक जहां व्यवस्था से निराश युवा अपनी आवाज दर्ज कराना चाहता है। वहां उठने वाले सवाल केवल शिक्षा मंत्री तक सीमित नहीं रहते, वे धीरे धीरे उस पूरी राजनीतिक संरचना तक पहुंच जाते हैं जो निर्णय लेती है। और यहीं पर सबसे बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। पहले छात्र किसी विश्वविद्यालय के भीतर आंदोलन करते थे, आज छात्र राष्ट्रीय स्तर पर सवाल पूछ रहे हैं। पहले कोई मुद्दा राज्य तक सीमित रहता था, आज वही मुद्दा कुछ घंटों में राष्ट्रीय विमर्श बन जाता है। यही सूचना क्रांति की ताकत है और यही कारण है कि जेन जी को लेकर राजनीतिक दलों के भीतर एक बेचैनी दिखाई देती, क्योंकि यह वह पीढ़ी है जिसे केवल भाषणों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। यह वह पीढ़ी है जो वीडियो देखती है, तथ्यों की तुलना करती है, दूसरे देशों की स्थिति से अपनी स्थिति मिलान करती है और फिर सवाल पूछती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पीढ़ी सत्ता और विपक्ष दोनों को एक साथ परख रही है। यही कारण है कि कई बार युवा यह कहता हुआ दिखाई देता है कि समस्या केवल सरकार नहीं है, समस्या राजनीति का पूरा ढांचा है। और यही वह जगह है जहां राहुल गांधी की रणनीति को समझना जरूरी हो जाता है। राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों में लगातार युवा, छात्रों, प्रतियोगी परीक्षार्थियों और रोजगार से जुड़े मुद्दों को केंद्र में रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी यात्राएं हो, उनके भाषण हो या विश्वविद्यालयों और कोचिंग हब्स से में जाकर की गई बात, उसका केंद्र बिंदु यही दिखाई देता है कि राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत युवा शक्ति से हो सकती है, क्योंकि विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि चुनावी राजनीति के पारंपरिक रास्तों में सत्ता परिवर्तन कठिन दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई सामाजिक ऊर्जा राजनीतिक चेतना में बदलती है तो वह युवा वर्ग के भीतर से भी निकल सकती। यही कारण है कि कोटा के बाद इलाहाबाद और फिर पटना जैसे केंद्र महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। ये केवल भौगोलिक स्थान नहीं है, ये उस छात्र राजनीतिक के ऐतिहासिक केंद्र हैं जिसने कई बार राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया। लेकिन यही एक दूसरी तस्वीर भी सामने आती है और वह तस्वीर विपक्ष की अपनी सीमाओं की, क्योंकि जब करप्शन का सवाल उठता है तब अक्सर सत्ता और विपक्ष के बीच की रेखाएं धुंधली दिखाई देने लगती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर लगे आरोपों को लेकर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उन्होंने इसी बहस को जन्म दिया। एक तरफ करप्शन का प्रश्न था तो दूसरी तरफ राजनीतिक समीकरण थे और यही युवा यह देखने लगता है कि क्या वास्तव में राजनीतिक दल सिद्धांतों के आधार पर खड़े हैं या केवल अपने अपने वोट बैंक की रक्षा कर रहे हैं। यही कारण है कि अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया हो या फिर दूसरे दल का बचाव, युवा उसे केवल राजनीतिक बयान के रूप में नहीं देखता, वह उसके पीछे छिपे संदेश को पढ़ने की कोशिश करता है। वह पूछता है कि अगर करप्शन गलत है तो क्या वह हर परिस्थिति में गलत है या फिर करप्शन का मूल्यांकन राजनीतिक सुविधा के आधार पर किया जाएगा। यही वह प्रश्न है जो आज की राजनीति को सबसे अधिक असहज करता है, क्योंकि युवा अब केवल यह नहीं पूछ रहा कि कौन सत्ता में है, वह यह भी पूछ रहा है कि विपक्ष सत्ता में आए तो क्या अलग करेगा।
यही कारण है कि सत्ता विपक्ष नेक्सस की चर्चा बार बार सामने आती है। संसद के भीतर तीखी बहस दिखाई देती है, टेलीविजन पर संघर्ष दिखाई देता है, सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप दिखाई देते हैं। लेकिन आम नागरिक और विशेष रूप से युवा कभी कभी यह महसूस करता है कि कई बुनियादी मुद्दों पर पूरा राजनीतिक वर्ग एक जैसा व्यवहार करता है। विशेषाधिकारों के प्रश्न पर, राजनीतिक सुविधाओं के प्रश्न पर, सत्ता संरचना के प्रश्न पर यही भावना अविश्वास को जन्म देती है। और जब अविश्वास बढ़ता है तब नए राजनीतिक प्रयोगों की संभावना भी बढ़ती है। यहीं से 2029 के और छात्र आंदोलन के बीच का संबंध समझ में आता है। बहुत लोग 2029 को अगला बड़ा राजनीतिक पड़ाव मानते हैं, लेकिन वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या परिवर्तन केवल चुनाव से आएगा या उससे पहले समाज के भीतर कोई वैचारिक और राजनीतिक चेतना विकसित होगी। इतिहास बताता है कि बड़े चुनावी परिवर्तन अक्सर उससे पहले होने वाले सामाजिक आंदोलनों की उपज होते हैं। पहले समाज बदलता है, फिर राजनीति बदलती है। पहले विचार बदलते हैं, फिर सत्ता बदलती है। इसलिए असली प्रश्न 2029 नहीं है। असली प्रश्न यह है कि 2026, 2027 और 2028 में देश का युवा क्या सोचता है, वह किन मुद्दों पर संगठित होता है, वह किन प्रश्नों को प्राथमिकता देता है, वह अपने भविष्य की लड़ाई किस तरीके से लड़ना चाहता है। अगर युवा जाति और धर्म से ऊपर उठकर शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार और जवाबदेही जैसे मुद्दों को केंद्र में रखता है तो भारतीय राजनीति में गहरे परिवर्तन संभव। लेकिन अगर वही युवा पुराने राजनीतिक खांचों में बंट जाता है तो फिर वर्तमान व्यवस्था को चुनौती देना कठिन हो जाएगा। यही वजह है कि आज के दौर में एक संक्रमण काल जैसा व्यवस्था दिखाई देता है। एक तरफ पारंपरिक राजनीति है, दूसरी तरफ नई पीढ़ी की अपेक्षाएं हैं। एक तरफ सत्ता का स्थापित ढांचा है, दूसरी तरफ अवसरों की तलाश में भटकता हुआ युवा है। एक तरफ चुनावी गणित है तो दूसरी तरफ भविष्य का प्रश्न है। और अंततः इतिहास हमेशा भविष्य के प्रश्न को ज्यादा महत्व देता है। यही कारण है कि आने वाले वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शायद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि उस युवा पीढ़ी की होगी जो यह तय करेगा कि वह किस प्रकार के भारत में जीना चाहती है। क्या वह केवल दर्शक बनी रहेगी? क्या वह केवल सोशल मीडिया तक सीमित रहेगी? या फिर वह अपने मुद्दों को लेकर संगठित होकर लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज करा? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर आने वाला समय दे। लेकिन इतना स्पष्ट है कि शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, जवाबदेही और शासन की गुणवत्ता अब अलग अलग विषय नहीं रह गए। वे एक दूसरे से जुड़े हुए प्रश्न बन चुके हैं। और जब करोड़ों युवाओं के भीतर ये प्रश्न एक साथ उठने लगते हैं तब वह केवल सामाजिक बेचैनी नहीं होती, वह राजनीतिक परिवर्तन की संभावना बन जाती। यही कारण है कि आज देश की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण मैदान संसद नहीं बल्कि युवाओं का मन है। जो उसे समझ लेगा वह भविष्य की राजनीति तय करेगा, और जो उसे समझने में असफल रहेगा इतिहास उसे पीछे छोड़ देगा। मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।